गांव वालों, मैं आ रहा हूँ। बेवकूफ गांव वाले, अब तुम सब एक एक कर मेरी भूख मिटाओगे। हर पूर्णिमा की रात एक बलि चढ़ेगी और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं आ रहा हूँ। चल यार, मैं चलता हूँ। तुम्हें तो कुछ काम नहीं रहता, दिन भर घूमते रहते हो इधर से उधर। अच्छा, और तुम बड़े आए काम वाले। हाँ, खेत में जाना है। अगर देर हो गई तो बाबा डांटेंगे। तो डांटने दो, आखिर कब तक मुझसे भागते रहोगे। एक ना एक दिन शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी है। तुमसे? और शादी? नहीं रे बाबा, नहीं, कभी नहीं। मुझ में क्या खराबी है, क्यों हमेशा मुझे टालते रहते हो। तुझमें खराबी वराबी कुछ नहीं। तू और मुसीबत हमेशा एक साथ चलते हैं। कभी कभी तो तू खुद मुसीबत को बुला लेती है। तेरा ऐसा है ना, बेल मुझे मार। अभी तो दोस्त है, तभी मैं बार बार फंस जाता हूँ, वो भी तेरी वजह से। अगर गलती से शादी हो गई तो सोच के ही डर लग रहा है। ना रे बाबा, ना। तुमसे शादी कभी नहीं। देख लेना, शादी तो तुम मुझसे ही करोगे। जितने नखरे करने हैं कर लो। ना 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 ना, मैंने सोच लिया है। मैं शादी करूँगा तो मुखिया की लड़की से। उससे क्यों। अरे, अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है, सारे संपत्ति की मालकिन। अगर गलती से भी मेरे उसके साथ शादी हो जाती, संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा मैं। सोच तू, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, सपने सजाओ, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी शादी इतनी आसानी से होने नहीं दूंगी। अच्छा, रोक के दिखा। आ गया हूँ मैं। आप ऐसे मायूस क्यों बैठे हो? क्या बताओ, औजार ही खराब हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा अब खेत कैसे जोतूं। सर में कर्जा इतना है कि किसी से उधार भी नहीं मांग सकता। बस किस्मत को कोस रहा हूँ। क्या मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम क्या ही मदद करोगे, गांव में नए लगते हो। यहाँ गांव वाले नहीं कर रहे, बाहर वाला क्या ही मदद करेगा। हाँ, मैं गांव में नया हूँ, पर मैं आपको अभी कुछ पैसे दे सकता हूँ ताकि आप नया औजार खरीद लो। क्या सच में? पर बेटा, लौटाने में थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, जब आपके पास आएंगे तो लौटा देना। वाह, कितने अच्छे हो। माई, आप ऐसे परेशान क्यों बैठी हो? सब ठीक है ना? क्या बताऊँ बेटा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो आपके घर में कोई और है नहीं? मेरे पति को गुजरे कई साल हो गए, अब कमाने वाला भी कोई नहीं है। तो आप कहीं काम नहीं करती? करती हूँ बेटा, कभी कभी लोगों के घरों में काम मिल जाता है, लेकिन कई दिनों से कोई काम नहीं मिला। आज तो घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। माई, ये लीजिए कुछ रुपए, इससे आप थोड़ा सा राशन लाइए। अरे बेटा, नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ। अरे लीजिए, आज आपको पैसों की जरूरत है। जब मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूंगा, तब आप मेरी मदद कर लेना। बेटा, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। आज तुमने एक भूखी माँ का सहारा बनकर बहुत बड़ा काम किया है। चिंता मत कीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाता है। सुना है गांव में कोई बड़ा नेक आदमी आया है। हाँ, नेक तो है ही। हरिदास के खेत के औजार खराब हो गए थे। बेचारा कई दिनों से परेशान घूम रहा था। कोई उसे पैसे देने को तैयार नहीं था। तभी उस आदमी ने खुद ही पैसे दे दिए और बोला, जब तुम्हारे पास आ जाए तब लौटा देना। और ये अपनी शांता, उस बेचारे भी कई दिनों से भूखी थी, उसकी मदद भी उसे नहीं की थी। अरे हाँ, और उस दिन शिवा के बेटे को अस्पताल ले जाना था, घर में 1 रुपया तक नहीं था। तभी उस आदमी ने गाड़ी का इंतजाम करवाया और पैसे भी दे दिए। सोचो जरा, आजकल के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं क्या? सही कह रहे हो। वैसे उसका नाम क्या है और कहाँ से आया है वो? नाम तो सुना है मोहन है। और कहता है उसका कोई घर बार नहीं है, ना परिवार ना कोई अपना। अजीब आदमी है, पैसे बांटता फिर रहा है। काव्या दूर खड़ी उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। गांव में कदम रखे उसे कुछ ही दिन हुए थे और आज पहली पूर्णिमा की रात थी। वह रात जिसका इंतजार वह लंबे समय से कर रहा था।
क्योंकि आज उसने अपना पहला शिकार चुन लिया था। कौन है? गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी हुई थी। गांव के लगभग सभी लोग वहां इकट्ठा थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था। मुखिया जी, हमने पूरे गांव में ढूंढ लिया, खेतों में भी देखा, जंगल में भी देखा, तालाब के पास भी ढूंढा, पर काकी कहीं नहीं मिली। राधा और केशव, तुम लोग तो उनके पड़ोस में ही रहते हो ना, तुम्हें कुछ पता चला? मुखिया जी, कल शाम को ही तो काकी से मुलाकात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन आज सुबह जब मैं उनके घर गई तो दरवाजा खुला हुआ था, पर काकी घर में नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी रिश्तेदार के घर चली गई हों? उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, वो तो सालों से अकेले ही यहाँ रह रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जंगली जानवर उन्हें उठा ले गया हो? लेकिन अगर ऐसा होता तो कोई निशान तो मिलता, खून, कपड़े, कुछ तो मिलता। पता नहीं उन्हें आसमान खा गया या जमीन निगल गई। ढूंढो ढूंढो, नहीं मिलेगी, ना भी ढूंढो। माई, बताओ आप इन्हें, आप कहाँ हो? माई तो मेरे पेट में है। कहाँ गई थी? मैं पंचायत गई थी। पंचायत में? तुम्हें ऐसे बूढ़े लोगों के साथ क्या मजा आता है? तुम नहीं समझोगे। तुम्हें पता है ना, वो अम्मा कल से गायब है। उसी को सब लोग ढूंढ रहे थे। अच्छा, तो क्या हुआ? मिली अम्मा? नहीं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा गांव ढूंढ लिया, लेकिन अम्मा कहीं नहीं मिली। वो कहीं चली गई होगी किसी रिश्तेदार के पास। नहीं, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तुम फिर शुरू हो गई? अपना थोड़ा जासूसी दिमाग चलाना बंद करो। मुझे ना वो नया आदमी जो गांव में आया है ना, वो कुछ सही नहीं लग रहा है। तुम किसी पे भी शक करना शुरू कर देती हो। अरे बाबा, हर नया आदमी चोर नहीं होता। पता नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि उसी का हाथ है। तेरा दिल तुझे हमेशा कुछ ना कुछ कहता है, और तेरे साथ मैं भी फंस जाता हूँ। याद है लास्ट टाइम पड़ोसी की मुर्गी खो गई थी और तूने मुखिया पे शक किया था। हाँ याद है, होती है इंसान से गलती। और वैसे भी मुखिया की शक्ल थोड़ी मुर्गी चोर जैसी ही तो लगती है। अगर उस इंसान का इसके पीछे हाथ नहीं होगा तो मैं मुखिया की लड़की से शादी करूँगा और तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी। ओए, ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। लोग धीरे धीरे अम्मा को भूलने ही लगे थे। फिर आती है अगली पूर्णिमा। रास्ता पूरा सुनसान है, मुझे थोड़ा जल्दी ही निकलना चाहिए था, भूल हो गई मुझसे। तो कौन है? कौन है वहां? चलो जल्दी चलो। बेटा तुम, अच्छा हुआ मिल गए, नहीं तो पता नहीं मेरा आज क्या हो जाता। शुक्र है। ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हारी आंखें क्यों पीली हो रही है? मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? आज पूर्णिमा की रात है, आज कोई ना नहीं बोलता। मैंने तो आपको आपके घर से उठाने की योजना बनाई थी। अच्छा हो मुझे आप यहाँ मिल गए, मेरी मेहनत बच गई। मुझे याद है मैंने आपकी मदद करी थी, जो मैंने आपके ऊपर एहसान किए थे, उसका कर्ज तो उतारना पड़ेगा ना। मुझे जाने दो। अरे भागो नहीं। अरे क्यों भाग रहे हो? कहाँ तक भागोगे? फिर से गांव वालों ने हर जगह ढूंढा, जंगलों में, खेतों में, तालाब के किनारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पिछली बार की तरह इस बार भी उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। अब गांव में डर फैलने लगा था। हर कोई आपस में बस यही चर्चा कर रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसी बीच काव्या का शक और गहरा होने लगा। उसे याद आया कि जिन दो लोगों की गायब होने की खबर आई थी, उन दोनों की कुछ दिन पहले गांव के एक रहस्यमय आदमी ने मदद की थी। बस यही बात काव्या को बार बार परेशान कर रही थी।
काव्या ने एक बार ये बात विशाल को बताने का सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि विशाल अक्सर उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता है। इसलिए काव्या ने तय किया कि इस बार वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, वो खुद ही सच्चाई का पता लगाएगी। उस दिन से काव्या उस आदमी पर चुपचाप नजर रखने लगी। कुछ दिनों तक उसे देखते देखते काव्या को एक अजीब बात पता चली। वो आदमी हर रात ठीक 12 बजे चुपचाप गांव से बाहर चला जाता था। अब काव्या का शक और गहरा हो गया। एक रात उसने हिम्मत करके उसका पीछा करने का फैसला किया। काव्या धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलती रही। वो आदमी जंगल के अंदर जाता गया और आखिर में एक पुराने कुएं के पास जाकर रुक गया। काव्या छुपकर दूर से उसे देखने लगी, लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर काव्या के होश उड़ गए। वो आदमी अचानक एक भयानक राक्षस में बदलने लगा। काव्या डर से कांप उठी। तभी राक्षस को किसी की आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा और उसकी नजर सीधे काव्या पर पड़ गई। कहाँ तक भागोगी? नहीं भाग पाओगी। तुम्हारा सच अब छुप नहीं सकता। मैं जाकर गाँव वालों को सब बता दूंगी। गाँव वालों के गायब होने के पीछे तुम ही हो, है ना? हाँ, तुम जो सोच रही हो वही हूँ मैं। मैंने ही मारा है गाँव वालों को। अब तक 2 लोगों की बलि ले चुका हूँ। अगली पूर्णिमा को एक और इंसान मेरा शिकार होगा। ऐसे ही एक एक करके पूरा गांव खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम रोकोगी मुझे? तुम्हें मार भी नहीं सकता। अगर तुमने कभी मुझसे मदद ली होती और आज पूर्णिमा होती तो आज तुम्हारी बारी होती, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ सकता। अगर जिंदा छोड़ दिया तो गाँव वालों को जाके बता दोगी। क्या करूं? हाँ, अब बताओ कैसे बचाओगे अपने गांव को? तुम अपने आंखों के सामने पूरा गांव नष्ट होता हुआ देखोगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। काव्या के माँ बाप बहुत परेशान थे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उधर विशाल भी बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि काव्या अचानक कहाँ चली गई। इसी बीच कबूतर बनी काव्या सबको सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहले वो अपने माँ बाप के पास गई। वो उनके आसपास उड़ने लगी। कभी उनके कंधे पर बैठती, कभी सामने आकर फड़फड़ाने लगती। लेकिन उसके माँ बाप ने उसे सिर्फ एक साधारण कबूतर समझा। उन्होंने उसे हाथ से उड़ाकर दूर भगा दिया। काव्या बेबस होकर वहां से उड़ गई। फिर वो विशाल के पास पहुंची। वो उसके सामने उड़कर बैठने लगी, बार बार उसके पास जाने लगी। लेकिन विशाल भी परेशान था। उसने झुंझलाकर कबूतर को हाथ से हटा दिया। लेकिन काव्या हार मानने वाली नहीं थी। उसे पता था कि अगर कोई उसकी बात समझ सकता है तो वो विशाल ही है। इसलिए वो बार बार विशाल के पास लौट आती। जहाँ भी विशाल जाता वो कबूतर उसका पीछा करती रहती। पहले तो विशाल को गुस्सा आने लगा। वो पहले से ही काव्या के गायब होने से परेशान था और अब ये कबूतर उसे बार बार परेशान कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। उसे लगा, ये कबूतर बार बार मेरे पास ही क्यों आ रहा है? क्या ये मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? तभी कबूतर उड़कर उस जगह पर जाकर बैठ गया जहाँ विशाल के पास काव्या की कुछ चीजें रखी हुई थी। उनमें एक छोटी सी चीज भी थी जो काव्या ने विशाल को कभी गिफ्ट की थी। कबूतर जाकर उसी चीज पर बैठ गया। अब विशाल को ये और अजीब लगा। वो धीरे से बोला, क्या तुम मुझे काव्या के बारे में कुछ बताना चाहते हो? कबूतर ने जोर से पंख फड़फड़ाए। विशाल की धड़कन तेज हो गई। विशाल को धीरे धीरे यकीन होने लगा कि ये कबूतर कुछ कहना चाहता है। उसे याद आया कि पड़ोस के गांव में एक साधु रहते हैं जिन्हें जानवरों से बात करने की सिद्धि प्राप्त है। विशाल ने सोचा, अगर इस कबूतर को कुछ पता है और ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा तो शायद साधु इसकी बात समझ सके। बाबा, हमारे गांव में अजीब घटनाएं हो रही है। कई लोग अचानक से गायब हो गए हैं और कल तो मेरी दोस्त काव्या भी गायब हो गई। और एक कबूतर पता नहीं क्यों हर जगह मेरा पीछा कर रहा है। मुझे लगता है इसे काव्या के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता है। क्या आप इससे बात करके सच जान सकते हो? साधु कुछ देर तक उस कबूतर को ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान लगाया। तुम्हारे गांव में एक राक्षस आ चुका है। वही इन लोगों के गायब होने के पीछे है। और ये कबूतर, ये कोई और नहीं,
काव्या ही है। ये कबूतर काव्या ऐसे कैसे? राक्षस ने अपनी माया से काव्या को कबूतर बना दिया है। तो बाबा काव्या को वापस कैसे लाए? राक्षस की माया तोड़ने के लिए पहले राक्षस को नष्ट करना होगा और ये काम पूर्णिमा की रात को करना होगा। पूर्णिमा की रात जब राक्षस बाहर आएगा तब पूरे गांव को उस पुराने कुएं के पास इकट्ठा होना होगा। सब लोग एक साथ घंटियां बजाएंगे। घंटियों की तेज आवाज से राक्षस अपना आपा खो देगा और उसी समय ये पवित्र विभूति उसके शरीर पर डालनी होगी। जैसे ही ये विभूति उसके शरीर को छुएगी वो वही नष्ट हो जाएगा और उसके साथ ही उसकी सारी माया और श्राप भी खत्म हो जाएगा। तब काव्या फिर से अपने असली रूप में लौट आएगी। बाबा अगर मैं गांव में जाऊंगा और गांव वालों को बताऊंगा तो कोई मेरे बात पे यकीन नहीं करेगा। आपको ही हमारे गांव आना होगा, आप ही उन्हें समझा सकते हैं। जिसे तुम देवता मान रहे हो वो राक्षस है। वो एक एक करके गांव वालों को खत्म कर रहा है। पर साधु जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये वही कर रहा है? क्योंकि वो तो अच्छा इंसान है, सबकी मदद करता रहता है। तुम्हें सिर्फ उसकी मदद दिख रही है, पर ध्यान दो जिनकी उसने मदद की वही बाद में मारे गए। हाँ, उसने तो उन दोनों की भी मदद की थी और वही दोनों मारे गए। हाँ, वो उसी को मारता है जिसकी उसने मदद की। यही उसका तरीका है। पूर्णिमा की रात आ गई। गांव के सभी लोग साधु की बात के अनुसार इकट्ठा हो गए। विशाल के हाथ में साधु द्वारा दी हुई पवित्र विभूति थी और पास ही कबूतर बनी काव्या बैठी हुई थी। और कुछ ही पलों में तभी वही मायावी आदमी कुएं के सामने आ खड़ा हुआ। और उसी पल घंटियां एक साथ बजने लगी। वो अपने कान पकड़कर चिल्लाने लगा, लेकिन गांव वाले लगातार घंटियां बजाते रहे। विशाल, जल्दी उसके ऊपर विभूति डाल दो। और उसके साथ ही उसकी सारी माया और श्राप भी खत्म हो जाता है और काव्या फिर से इंसान बन जाती है और पूरे गांव की एकता ने उस राक्षस का अंत कर दिया और गांव हमेशा के लिए उसके डर से आजाद हो गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।